नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दौर बदस्तूर जारी है। भारतीय रुपया आज अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और पहली बार $1 की कीमत 82 रुपये 43 पैसे तक पहुंच गई। रुपए के गिरने की कई वजहें हैं, लेकिन इस गिरते रुपए का आप पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर करेंगे आज हम एक खास चर्चा। क्या वजह है कि रुपया संभलता नहीं? तो आइए आपको ये पसंद बताते हैं कि रुपए की कीमत आखिर तय कैसे होती है और आखिर ये रुपया इतना गिरता क्यों जा रहा है। 20 जुलाई 2022 का वो दिन था जब पहली बार रुपए ने 80 का स्तर पार किया। 23 सितंबर 2022 को 81 का लेवल क्रॉस किया और अभी भी ये गिरावट रुपए में जारी है। न जाने ये रुपया कहां तक गिरता रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये रुपया गिरता क्यों है। तो अगर हम बात करें कि रुपए की कीमत कैसे तय होती है, तो दरअसल ये जो सारा खेल है, ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर डिमांड सप्लाई का सारा मामला है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, उसमें हम जानते हैं कि जिसमें करेंसी की जब डिमांड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं और इसी की वजह से इस समय हम देख रहे हैं कि लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं डॉलर की, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये एक सबसे बड़ी वजह है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि रुपए में कमज़ोरी की और भी कई वजह हो सकती हैं। डिमांड सप्लाई तो एक है ही। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये कि हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इस समय निवेशक हैं वो डॉलर खरीदने में लगे हुए हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कई बार जो दुनिया भर में उथल पुथल भी चल रही है इस समय, रूस और यूक्रेन के बीच एक वॉर चल रही है, इससे एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि जो निवेशक हैं वो सेफ हेवन बाइंग जिसे कहते हैं, जो सुरक्षित एसेट क्लास होते हैं, उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और डॉलर को एक सुरक्षित एसेट माना जाता है। इसकी वजह से लोग डॉलर खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है और जो दुनिया भर की करेंसीज हैं वहां पर गिरावट हमने देखी है। रुपया भी उसी में से एक है। लेकिन क्या ये वजह काफी है या और भी कोई रीजंस हैं जिनके कारण रुपए में हम गिरावट देख सकते हैं? मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पर। साथ ही साथ मेरे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम करेंगे चर्चा। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की जो स्थिति है, एक बात जो बताई जा रही है डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम है, जो डॉलर जो है वो लगातार डिमांड में है, इसके कारण जो है रुपया भी कमजोर हो रहा है और दुनिया भर की करेंसीज भी कमजोर हो रही हैं। क्या यही सबसे बड़ी वजह है या और भी फैक्टर्स आपको दिखाई देते हैं? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस समय जो डॉलर की डिमांड है वो पहले के बनिस्बत ज़्यादा है। अगर हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इस समय जो स्थिति है वो ये है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स के द्वारा जो है वो डॉलर अर्न करते हैं और उन्हीं में से उन्हीं डॉलर्स को जो हम अर्न करते हैं वो हम जो इंपोर्ट करते हैं उस पे खर्च करते हैं। तो इस समय जो स्थिति है वो ये है कि जिस किस्म का ग्रोथ हमें इंपोर्ट्स में देखने को मिला है, उस किस्म का जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिसकी वजह से जो जिसे हम ट्रेड अकाउंट करते हैं, खास करके मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और मर्केंडाइज इंपोर्ट्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। और इस डिफरेंस को काफ़ी हद तक जो हमारे देश में जो रेमिटेंसेस आते हैं या जो हमारा सर्विसेज अकाउंट है जिसमें खास करके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स होता है, उसमें हमारा जो अकाउंट है वो सरप्लस में रहता है। तो ये दोनों मिल कर के जो ट्रेड अकाउंट का जो डेफिसिट है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। फिर भी ये एक अमाउंट जो है सफिशिएंट नहीं होता है हमारे ट्रेड अकाउंट को कवर अप करने के लिए, और वो जो गैप रह जाता है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो लगातार बना रहता है, लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको जो उसमें जो कमी आती है या उसमें जो गैप रह जाता है उसको हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू कवर अप करते हैं, जिसमें कि जो एफडीआई और एफआईआई का पैसा आता है वो इतना सफिशिएंट होता है कि वो हमारे
करंट अकाउंट को भी अगर कवर अप कर ले तो रुपए में स्टेबिलिटी आ जाती है, इन द सेंस के जितनी डॉलर की डिमांड है उससे ज्यादा डॉलर की सप्लाई है, इसीलिए कुछ जो एक्सेस डॉलर होते हैं वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज में या रिजर्व में वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस समय जो स्थिति है वो जस्ट ऑपोजिट है। हमारे पास जो डॉलर का इनफ्लो है, चाहे वो करंट अकाउंट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारा ट्रेड अकाउंट है उसका गैप जो है उसको रेमिटेंसेस और खास करके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स नहीं कवर अप कर पा रहे हैं, और वो जो गैप रह जाता है उसको हमारा कैपिटल अकाउंट जो पहले कवर अप कर लेता था वो भी नहीं कवर अप कर पा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस हिसाब से फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बढ़ाए हैं, तो बहुत सारा जो निवेश हमारे देश में था, चाहे वो इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में, वो वापस जो है वो डॉलर में कन्वर्ट होकर के यूएस या डेवलप्ड इकोनॉमीज में चला गया है। तो नेट नेट स्थिति इस समय ये है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहते हैं, जो कि विच इज essentially the balance of current account plus capital account, वो नेगेटिव है, जिसका सीधा और सही मायने में अगर हम अर्थ निकालें तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है, और इसका जो सीधा असर है वो रुपए पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से रुपए की कीमतों में जी। लगातार जो है गिरावट दर्ज हो रही है। तो बड़ी वजह जो आप बता रहे हैं वो सप्लाई डिमांड ही है यहाँ पर इस समय, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं हाँ, कि रुपया जो है सप्लाई वो कमजोर होता जा रहा है। आपने सप्लाई दो एक डिमांड पॉइंट और बताए, बिल्कुल। हाँ, मैं कुणाल मैं सुरानी जी को भी ये इस समय कहने की चर्चा में कोशिश शामिल कर करना रहा चाहता हूँ। हूं, उनसे भी समझते हैं। कुणाल जी, आप पिछले कई सालों से पूरे करेंसी मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। क्या कहती है आपकी रीडिंग? क्योंकि जब रुपया 77 78 पे था तो चर्चा होती थी कि नहीं, ये 80 के पार नहीं जाएगा। उसके बाद जब 80 टच किया तो लोगों ने कहा कि अच्छा यहां से अब वापस आएगा, लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट बढ़ती जा रही है। आपकी रीडिंग क्या कहती है, कितनी और गिरावट बाकी है अभी रुपए में? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे सप्लाई डिमांड डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट उससे इम्पोर्टेंट हमें ये देखना होगा कि मैक्रो ट्रेजेक्टरी किस तरफ जा रही है। अगर डॉलर को हम रिजर्व करेंसी कहते हैं एंड अगर हम इन्फ्लेशनरी सिनेरियो की बात कर रहे हैं यहाँ से, जहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट 2.5% है और इन्फ्लेशन 9%, तो ये गैप को ब्रिज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस गैप को ब्रिज करने में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिकॉज ऑफ यूक्रेन या कि हम रशिया के वॉर की वजह से बात करें, जहाँ सप्लाई साइड बॉटलनेक्स आ रहे हैं, डिमांड स्लो डाउन तो है ही, सप्लाई स्लो डाउन भी है, इनपुट कॉस्ट हर जगह बढ़ रही है, कमोडिटी प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारा अगर मैं जोड़ लूं तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली एक ग्लोबल करेंसी पे आता है, और इनडायरेक्टली वो एक इमर्जिंग मार्केट करेंसी पे भी आता है, चाहे वो आईएनआर हो या कोई और करेंसी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इन्फ्लेशनरी प्रेशर की, और अगर हम डेटा को देखें, सो अगर हम लास्ट 25 साल का डेटा भी देखें तो एवरेज CAGR डिप्रिसिएशन अगर हम रुपये की बात करें तो अराउंड 4.5% तो होता ही है। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हम काफी रेंज में थे, 75-77 में ब्रॉडली। सो अगर ये ब्रेक 77 के ऊपर जाता है, और जो पिछले मतलब हम अगर जनवरी से बात करें ये अपर ट्रेंडिंग रहा है, तो पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। ये ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ ही थी, हम 25 साल से वही देखते आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड डिमांड सप्लाई ये दोनों मिला ले तो एक डॉलर रुपी पेयर का मूवमेंट बनता है। सो इनडायरेक्टली आई थिंक ये पेयर मूवमेंट था। आरबीआई काफी प्रेजेंट थी इन टर्म्स एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, और उन्होंने काफी अच्छा रोल अदा भी किया। एक शार्प डेप्रिसिएशन नहीं हुआ जिससे एक इंपोर्टर एक एक्सपोर्टर दोनों का इम्पैक्ट होता है। स्लो स्टडी डेप्रिसिएशन देखा हमने। और अगर हम इमर्जिंग मार्केट करेंसीज की बात करें या ग्लोबल करेंसीज की बात करें या एशियन करेंसीज की बात करें, सो उस सिनेरियो में हम फिर भी उतना डेप्रिशिएट नहीं हुए। सो समवेयर हाँ, अगर हम देखें लास्ट 6 महीने में जो मूवमेंट है 9 से 10% का, जी। जो आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ है, वो डेफिनेटली दिखने में बड़ा लगता है, बट आई थिंक ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड लाइंस पे है एंड करेक्ट। स्लो स्टडी डेप्रिसिएशन रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ रिटेल सेगमेंट में काफी दिक्कतें आ सकती है, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे शायद। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आता हूं आगे। पहले एक बार दर्शकों का, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ही रही है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो है रुपया कमजोर होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कंपैरिजन भी जब होता है दूसरी करेंसीज के मुकाबले तो वो डेटा ये बताता है कि हमारे देश की करेंसी बहुत ज्यादा वीक नहीं हुई है।
चलिए इम्पोर्टेंट बात आगे और बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया गिरता है तो उसका हमारी इकोनॉमी पर किस तरह का असर पड़ता है। दरअसल जब रुपए में करीब 10% तक की गिरावट आती है तो महंगाई जो है वो 0.3% 0.3% तक बढ़ जाती है। साथ ही साथ रुपए में गिरावट की वजह से हम जानते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का एक भंडार होता है जिससे वो लेन देन यानी इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस हैं सौदे हैं वो करते हैं। इसे ही विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसके घटने से या बढ़ने से उस देश की मुद्रा पर भी असर पड़ता है। तो चूंकि इस समय हमारा जो करेंसी है वो वीक हो रहा है तो हमारे इस विदेशी मुद्रा भंडार के मूवमेंट पर भी उसका असर पड़ रहा है। डॉक्टर सुनील, इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। महंगाई बढ़ती है जब आपकी करेंसी वीक होती है, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट वो भी दिखाई देता है। ब्रॉडर सेंस में अगर बात करें, क्योंकि महंगाई हर किसी को इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह का कोरिलेशन है गिरती करेंसी का अपने देश की महंगाई से और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है आम आदमी पर? देखिए, तो अगर अगर अपन करेंसी डेप्रिशिएट करती सॉरी है, अगर करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो नेट कमोडिटी इंपोर्टर है और उसमें भी जो कमोडिटीज हम इंपोर्ट करते हैं उसमें जो एक सबसे बड़ा अंश जो है वो ऑयल इंपोर्ट का है और 80 to 82% जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो एक्चुअली इंपोर्टेड ऑयल से मीट होती है। और जो ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर डिनोमिनेटेड रूप में बिकता है, यानी कि जब कभी भी आप तेल खरीदेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका भुगतान आपको डॉलर्स में करना पड़ता है। तो जिस समय रुपए में गिरावट आ रही है या रुपया वीक हो रहा है, पहली बात, और दूसरी तरफ जो है ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही, तो ये एक किस्म का डबल वैमी है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया कि अब आपको $1 के लिए पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 82 रुपए देने पड़ रहे हैं। एक तो ये झटका आपको लगा और दूसरा झटका ये लगा कि जो तेल पहले आपको अगर 80, 85, $90 बैरल मिल रहा था, वो अगर 100 रुपए बैरल डॉलर बैरल हो जाता है तो इसका मतलब आपको ज्यादा डॉलर भी देने की जरूरत पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में जो इंपोर्टेड कंपोनेंट है वो महंगा हो जाता है और वो चीजें जो है वो जब डोमेस्टिक मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसका सीधा असर जो है कई बहुत सारी चीजों की कीमतों में पड़ता है। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो तो ये है कि जो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं वो तो सीधे महंगे हो गए और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि वो पेट्रो प्रोडक्ट्स का जहां कहीं पे भी कंजम्पशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो फल और सब्जियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम करते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये क्रॉस द बोर्ड फिनोमेना है जिसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो करेंसी डेप्रिसिएशन प्लस कमोडिटी प्राइस इंक्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट can directly impact our domestic inflation unless and until there are fiscal measures taken by the government to protect it, जो कि होता था पहले कि ऑयल की कीमतें बढ़ती घटती रहती थी लेकिन हम डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन वही प्राइस पे करते थे क्योंकि जो ये बढ़ोतरी जो गिरावट आती थी इसको सरकार एब्जॉर्ब करती थी थ्रू फिस्कल सब्सिडी, वो अब बंद है। तो ऐसी स्थिति में जो इंपोर्टेड कंपोनेंट है इन्फ्लेशन का, खास करके रुपए की कीमतों में गिरावट की वजह से या तेल की कीमतों में उछाल की वजह से, वो हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को असर करता है और जब इसका असर खास करके खाने पीने की चीजों पे पड़ता है तो एक किस्म का जो है ये टैक्स लग जाता है लोगों के ऊपर, चाहे वो उसको चाहे या ना चाहें। कहने का मतलब ये है कि आपको अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे 1 किलो सब्जी या 1 किलो फ्रूट खरीदने के लिए। तो जी ये है डायरेक्ट इम्पैक्ट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एक आम आदमी के ऊपर। करेक्ट, यानी कि जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों पर पड़ता ही है। और
यही हम समझाना भी चाहते हैं दर्शकों को अपने। ये समझना ज़रूरी है कि रुपए की कीमतों में इस उतार-चढ़ाव का आप पर और मुझ पर यानी आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। रुपए की कीमत गिरने का सबसे बड़ा प्रभाव पेट्रोल, डीज़ल की कीमत पर पड़ता है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। ऐसे में डॉलर की कीमत बढ़ने से भारत के लिए कच्चा तेल अपने आप महंगा हो जाएगा और सरकार को पेट्रोल, डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। ईंधन की इस कीमत बढ़ने से देश में सामानों की ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी हो जाती है और सीधे तौर पर चीज़ों की कीमतें भी बढ़ती रहती हैं, उनमें इजाफा हो जाता है और आम आदमी की जेब पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। रिजर्व बैंक को मजबूरन ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ता है। महंगे डॉलर से विदेशी पढ़ाई भी महंगी हो जाती है, इसका खर्च बढ़ जाता है और ये हम सब जानते हैं कि भारत से हर साल कई बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं। गिरते हुए रुपए से उनका जो है खर्च वो भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इस बार अगर आप छुट्टियों में विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो याद रखिए कि वो भी महंगी हो गई है। कुणाल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हम जो 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 बात यहाँ पर डॉक्टर सुनील ने भी कही कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है, चीज़ें तो महंगी हो ही रही हैं क्योंकि फ्यूल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, वो बात हमने की। लेकिन ये जो दो अहम पॉइंट्स अभी जो हमने चर्चा की, जैसे विदेशों में पढ़ाई करने जो बच्चे जा रहे हैं या फिर जो लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं क्योंकि अब आपको वो ट्रिप महंगी पड़ गई, किस तरह के इम्पैक्ट आप और देखते हैं आम लोगों पर पड़ते हैं जब करेंसी कमज़ोर होती है तो? अ, तो अगर हम बात करें जब करेंसी कमजोर होती है और अगर कमजोरी का रीजन पर्टिकुलरली इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, सो यहाँ पे 5-6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल और एक इवन बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे। बिकॉज अगर जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है, सो जो हमारी इंटरेस्ट रेट साइकिल है या इंटरेस्ट रेट्स है और जो इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, वहाँ पे जो गैप है वो बढ़ जाता है। अगर वो गैप बढ़ जाता है, सो आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता बट रेट हाइक ट्रेजेक्टरी पे वो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए या उसके करीब आने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक शुरू हो जाती है। यही हम ग्लोबली भी देख रहे हैं, हम आरबीआई का एक्शन भी यही देख रहे हैं कि रेट हाइक ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं और यहाँ से हम 625 से 640 तक भी रेपो को जाते देख सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि जिसने एग्जिस्टिंग लोन्स लिए हुए हैं, चाहे वो होम लोन्स हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, वो सारे लोन्स जो एग्जिस्टिंग है वो महंगे हो जाते हैं। अगर हम प्री कोविड लेवल की बात करें जब इंटरेस्ट रेट्स काफी लोअर ट्रेजेक्टरी पे थे, तो आई थिंक जो लोग शायद 1 BHK अफोर्ड कर सकते थे बट इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी नीचे थी, सो वो 2 BHK लेकर अपना उन्होंने लगा कि चलो मैं अपना बिकॉज रेट्स नीचे हैं तो मैं 2 BHK ले लेता हूँ 1 BHK के बदले। बट अब जब रेट हाइक ट्रेजेक्टरी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो लोन रेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनके EMIs बढ़ते जा रहे हैं। सो एक ये जो एग्जिस्टिंग लोन जो लोग ले चुके हैं उन पे एक इम्पैक्ट आता है। जो नए लोन लेना चाहते हैं, आरबीआई ऑब्वियसली उन्हें डिस्करेज करना चाहता है, इसीलिए रेट हाइक हो रही है ताकि इन्फ्लेशन ट्वीकन हो। बट अगर कोई किसी की नेसेसिटी है कोई चीज लेने की और उसे लोन लेना होगा तो वो एक हायर ट्रेजेक्टरी पे लेना होगा। सेकेंडली हम बात करें मेडिकल एक्सपेंसेस की, जो अगर फॉरेन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है जो अनअवॉइडेबल इन नेचर है, ये एक्सपेंसेस होने ही होने हैं। सो ये अनअवॉइडेबल है और अगर डॉलर रुपी का पैर ऊपर जा रहा है या रुपी में गिरावट है तो वो महंगा हो जाता है। तीसरी बात हम करें कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे पैसा लाते हैं इंडिया में, जो फ्लो क्रिएट करते हैं, अगर रुपी गिरता है तो एक काफी अनसर्टनसी सी क्रिएट हो जाती है जबकि वो फिर पैसा यहाँ से बाहर ले जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम कैपिटल मार्केट्स में भी देख देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा ट्यूशन फीस, ऑफशोर पढ़ाई करने जाना, वो सारी चीजें महंगी हो जाती है बिकॉज जो भी बजटिंग मैंने की थी एक लेवल पे और आज विद इन 2 to 3 months अगर वो 3-4 रुपए मूव हो जाता है, सो कहीं ना कहीं मेरा जो ट्यूशन फीस है, अकोमोडेशन फीस है, जो भी मेरी एक्सपेंसेस है पढ़ाई रिलेटेड, वो मेरे लिए महंगे हो जाते हैं और मेरे डिसीजन मेकिंग पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं। पांचवी चीज, अगर हम हॉलीडेज की बात करें या फैमिली ट्रिप्स की बात करें, फॉरेन ट्रिप्स की बात करें, तो डेफिनेटली वहां पे भी उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। बट इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वो हम जान सकते हैं कि एक रेसिडेंट इंडियन मतलब उसके पास ये ऑप्शन है कि वो एक डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है, जो हम LRS या लिबरलाइज्ड स्कीम के अंदर जो कहते हैं रेमिटेंस स्कीम, उसके अंदर $250,000 तक वो एक
इंडिया में रह के एक डॉलर अकाउंट ओपन कर सकता है। जी सो वहां पे अगर हम समझे और वहां पे हम बेटर एवरेज करें डॉलर का, जी डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स, तो ये हम जितने भी एक्सपेंसेस हमें दिखाई देते हैं, बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें जीरो डाउन कर सकते हैं, पर कम बट कर सकते हैं एटलीस्ट उन्हें कम से कम। डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं बिल्कुल, या उन्हें उन्हें एवरेज मॉडरेट डॉलर कर सकते कॉस्ट हम हैं, तो रिड्यूस कर जी सकते हाँ, हैं। एवरेज आउट हो सकता है। डॉक्टर सुनील, एक इम्पॉर्टेंट बात दिमाग में आती है और वो ये कि जब भी करेंसी वीक होती है, रुपया गिरने लगता है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होगा, चिंता की बात नहीं है। एक तरह से सही भी है क्योंकि आपको डॉलर में पेमेंट मिल रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं जापान के साथ, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं उसे एक्सपोर्ट करता हूँ, तो अगर मैं यूएस से कर रहा हूँ ट्रेड, तब तो मेरा डॉलर में ट्रेड हो रहा है, लेकिन शायद मैं यूके में ट्रेड कर रहा हूँ तो पाउंड से ट्रेड करता हूँ। मैं अगर जापान में ट्रेड करता हूँ तो येन में करूँगा या फिर डॉलर में भी करूँगा। मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि बाकी करेंसीज भी डॉलर के अगेंस्ट वीक हुई हैं, तो जो हम एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलने की बात कर रहे हैं, वो फायदा दरअसल उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मेरे हिसाब से चलिए नहीं मिल यहाँ, पा रहा। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रहा था। हाँ देखिए, यहाँ पे जो एक चीज समझने वाली है वो ये है कि जब जैसा कि आपने अभी बताया कि डॉलर के मुकाबले सिर्फ रुपया ही नहीं कमजोर हुआ है, बाकी तमाम करेंसीज भी कमजोर हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एक्सपोर्टर को जो कि जापान से या यूके से ट्रेड कर रहा है, उसे फायदा होगा या नहीं होगा? एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ज्यादातर ग्लोबल ट्रेड जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, इन द सेंस के वो- चाहे वो व्यापारी जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं वो जापान में बैठा है या यूके में बैठा है, ज्यादातर जो ग्लोबल ट्रेड है उनमें पेमेंट डॉलर में की जाती है और डॉलर में ही रिसीव की जाती है। हाँ, अगर कहीं पे इस किस्म का ट्रेड है जो कि बायलैटरल इन नेचर है, इन द सेंस के जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो येन में अपनी पेमेंट एक्सेप्ट करता है जी और या पाउंड में अपनी पेमेंट एक्सेप्ट करता है, और वापस अगर कुछ चीज इंपोर्ट करना है तो वो भी येन में या पाउंड में इंपोर्ट कर रहा है, तो ये अलग बात है, बट ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर ट्रेड डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं, इसलिए जो चीज समझने वाली है वो ये है कि भारतीय एक्सपोर्टर को फायदा तभी हो सकता है जब उसके पैसे में या इंडियन आईएनआर में जो गिरावट है वो दूसरे करेंसीज के मुकाबले ज्यादा हो, तो आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। जी लेकिन अगर दूसरी जो कंट्रीज है उनकी करेंसी में भी तकरीबन उतनी ही गिरावट है या आप हमारी करेंसी से भी ज्यादा गिरावट है, तो हम अनकॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और पर उससे बहुत फायदा नहीं होगा फिर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो करेंसी मूवमेंट के प्रति कितना सेंसिटिव है और ग्लोबल ट्रेड में जो ग्रोथ है उसके प्रति कितना सेंसिटिव है, तो ये देखा गया है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है that is not so sensitive to the rupee movement as much as it is sensitive to the global trade. So करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि इस समय अगर ग्लोबल ट्रेड में गिरावट आती है जी तो आपको सीधा असर एक्सपोर्ट्स पे देखने को मिलेगा। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ी डिस्टेबलाइजेशन होती है, बट दैट इज नॉट द डिटर्मिनिंग फैक्टर कि आपका एक्सपोर्ट्स ग्रोथ बिल्कुल होगा या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपने कही। और ये अब समझते हैं कि अगर रुपए गिरने से इतनी परेशानियां हैं तो क्या सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है कि रुपए को गिरने से बचाने के लिए सरकार कोशिशें नहीं कर रही है। सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। कई बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। एफसीएनआर एनआरई डिपॉजिट पर ब्याज की लिमिट हटाई है। इसके अलावा एनआरआईज के फॉरेक्स डिपॉजिट, सीआरआर और एसएलआर के दायरे में उनको नहीं रखा गया है। एफपीआईज के निवेश के लिए सरकारी बॉन्ड बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा रुपए में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटलमेंट को मंजूरी दी गई है। ये कुछ कदम यहां पर सरकार ने उठाए हैं, आरबीआई ने उठाए हैं। कुणाल, आपसे आखिरी सवाल क्विकली, और वो ये कि ये सब स्टेप्स तो सरकार ने उठाए हैं, क्या कुछ और करने की जरूरत है जिससे जो लगातार गिरावट हम रुपए में देख रहे हैं वो रोका जा सके? 1 मिनट का समय है मेरे पास।
सो आई थिंक जो स्टेप्स लिए गए हैं वो डेफिनेटली एक वेलकमिंग स्टेप है, बट ये स्टेप्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट दिखाता है. इट्स नॉट एन इमीडिएट इम्पैक्ट कि ये सारे स्टेप्स से ओवरनाइट 3 to 6 months में चेंजेस आ जाएंगे. बट गिवन द स्टेप्स, अगर हम ग्लोबली डॉलर बुलिश रहेगा, सो आईएनआर कैन नॉट हाइड. मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलग रहें, बाकी करेंसीज मूव एक साइड हो. सो अगर डॉलर ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हमें भी डॉलर के साथ अलाइन होना होगा. मे बी पेस ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टेप्स ले टू स्टेबलाइज इन अ मैनर जहाँ पे डॉलर एक जगह है और हम, बिकॉज इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं. कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी सिचुएशंस को और वर्सन कर सकती हैं. सो अलाइनमेंट ऑफ आर करेंसी विद ग्लोबल करेंसी, आई थिंक वो विद टाइम होता ही है और होना जायज भी है. उसे आर्टिफिशियली रोकना या आर्टिफिशियली उसे बांधना एक हानिकारक हो सकता है, बिकॉज वो एक्सप्लोड हो सकता है विद टाइम. ओके, तो ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है जो इवेंचुअली होगा ही. इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं कि रुपए में जो गिरावट आ रही है उसका क्या पड़ रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील और कुणाल, आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए. फिलहाल हम स्वदेश विशेष को यहीं समेटेंगे. मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ.